गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी पे और सुबह के 8 बज चुके हैं और आप सभी के लिए समय हो चुका है वीकली करंट अफेयर्स का। जैसा कि आप सभी को पता है संडे के दिन हम डिस्कस करते हैं थ्रू आउट द वीक जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, उनका हम एक क्विक रिविजन करते हैं अपने इस वीकली करंट अफेयर के अंदर। समय नहीं गवाएंगे, आगे बढ़ेंगे और क्विकली डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट एक ब्रीफ रिव्यू होता है हमारी इस क्लास में जहां पे हम थ्रू आउट द वीक जो भी वीकली करंट इवेंट्स हैं उनके एक रिवीजन करते हैं अपनी इस वीकली करंट अफेयर्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस पूरे सप्ताह के अंदर, पूरे वीक के अंदर। आगे बढ़ेंगे। मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, इसको हम स्किप करते हैं, डायरेक्टली आते हैं अपने इन न्यूज के ऊपर। देखिए पहले जो न्यूज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे याद रखना है कि प्रशांत कुमार जो है AAI यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, याद रखना है AAI यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है, किनको अपॉइंट किया गया है। याद रखना है प्रशांत कुमार को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, याद रखना है प्रशांत कुमार को क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद, इसके अलावा इससे पहले ये CEO के रूप में काम कर चुके हैं साउथ एशिया ऑफ ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के। उसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं प्रशांत कुमार जी, जिनको हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया था। एंड यहाँ पे याद रखना है जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है अनुप्रिया आचार्य जी, वो भी एज अ मेंबर यहाँ पे काम करने वाली हैं 2022-23 के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज के साथ में। अगली न्यूज क्या है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम है स्वर धरोहर फेस्टिवल। ठीक है, एक फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली के अंदर जिसका नाम है स्वर धरोहर फेस्टिवल। इंडिया गेट के ऊपर यह फेस्टिवल मनाया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे नेशनल और लोकल लेवल पे जितने हमारे कवि थे, पोएट थे, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, यहाँ पे कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके अलावा म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर से संबंधित जितने महान लोग थे यहाँ पे उपस्थित थे इस फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, ये जो उत्सव है ये म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर से संबंधित फेस्टिवल है। याद रखना है कि ये जो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। याद रखिए विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्वर धरोहर फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किसने किया है, कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इस उत्सव को इनॉग्रेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। सहयोग था यहाँ पे स्वर धरोहर फाउंडेशन का। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है स्वर धरोहर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, दिल्ली के अंदर मनाया गया। किस से संबंधित है ये उत्सव, ये याद रखना है, म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर से संबंधित फेस्टिवल है ये। और अगली न्यूज है हमारी टाइम मैगजीन की। ठीक है, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का टाइटल किसको दिया है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। जेलेंस्की को यह अवार्ड दिया गया है। टाइम्स का ये अवार्ड है 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है, जेलेंस्की को अवार्ड दिया गया है। अगली खास न्यूज क्या है, अगली न्यूज जो है RBI से संबंधित है। RBI ने क्या किया है, RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है 35 बेसिस पॉइंट। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि 35 बेसिस पॉइंट जो है हाल ही में RBI के द्वारा रेपो रेट को बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखना है एंड रेपो रेट को बढ़ाया गया है RBI के द्वारा। उसके अलावा अगली न्यूज है हमारी भारत के अंदर पहला गोल्ड ATM। ठीक है, याद रखना है भारत के अंदर पहला गोल्ड ATM किस शहर के अंदर लॉन्च किया गया है, याद रखना हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद में फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM जो है लगाया जाएगा। याद रखिए ये जो ATM है ये बेसिकली रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस चेंज होंगे। ठीक है, ये जो ATM है, जिस प्रकार से नॉर्मल ATM से आप करेंसी को विड्रॉ करते हैं, इस ATM से आप गोल्ड कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना है कि ये ना केवल भारत का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM है, इनफैक्ट
दुनिया का भी ये पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। ठीक है, सो इतना सा पॉइंट याद रखना है। हैदराबाद के अंदर यह लगाया जाएगा। जिस प्रकार से हम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, 4 डिजिट का जो पिन है वो डालते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे है। एंड देन हम यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन है उनको खरीद सकते हैं इस एटीएम के माध्यम से। उसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, इसकी क्षमता कितनी रहेगी, 5 किलो के आसपास जो है यहाँ पे गोल्ड कॉइन रख सकता है। 0.5 ग्राम से लेके 100 ग्राम के कॉइन्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला जो न्यूज है हमारी, वो है हमारी G20 से संबंधित। आप सभी को पता है भारत जो है G20 का ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन गया है। ठीक है, 1 दिसंबर से हमने अपनी प्रेसिडेंसी जो है ग्रहण कर ली है। उसके बाद कई सारे इवेंट्स, कई सारी मीटिंग्स जो है भारत के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी इस टाइम पीरियड के दौरान। और 2023 के अंदर सितंबर में G20 की समिट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, सो जैसा हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि शेरपा मीटिंग, G20 की जो शेरपा मीटिंग है उसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाना था, उदयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाना था। तो ये जो शेरपा मीटिंग है ये शुरू हुई है कहां पे, उदयपुर के अंदर। ठीक है, सो याद रखिए पहली मीटिंग है शेरपा मीटिंग, जिसका आयोजन कहां किया जा रहा है, किया गया है इनफैक्ट उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। G20 की ये जो मीटिंग थी ये पहली शेरपा मीटिंग थी जिसका आयोजन राजस्थान के शहर झीलों की नगरी जिसे कहते हैं हम उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, सो इतना सा पॉइंट समझना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने जोरदार सुधार किया है। भारत की एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में जंप किया है, 48th स्पॉट पे है भारत। तो याद रखना है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग है उसमें जबरदस्त सुधार देखा गया है। पिछले अगर हम 4 साल पहले की भारत की पोजीशन की बात करें तो वो 102 थी, हाल ही में यहाँ पोजीशन जो है 48th रैंक पे है भारत। अगली न्यूज हमारी खेल की न्यूज है। इंडियन शूटर रुद्रांश पाटिल जो है जीत गए हैं ISSF प्रेसिडेंट्स कप। ठीक है, सो यहाँ पे मेंस 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट में रुद्रांश बाला साहेब पाटिल जो है वो जीत गए हैं। सो इतना सा पॉइंट याद रखिए। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो प्रेसिडेंट्स कप है उसके विजेता रहे हैं रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल। ठीक है, इतना सा पॉइंट समझिए। उसके अलावा इस कप का आयोजन कहां पे किया जा रहा था, इजिप्ट के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, सो इतना सा पॉइंट समझना है। अगली न्यूज, आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो है कैनरा बैंक से। कैनरा बैंक ने जीता है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, सो ग्लोबल बैंकिंग समिट के अंदर भारत का जो कैनरा बैंक है उसने जीता है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 पिछले। और ये अवार्ड किस बैंक को दिया जाता है, ऐसे बैंक को यह अवार्ड दिया जाता है जिसने पिछले 12 महीने के टाइम पीरियड के दौरान अपना एक बेहतरीन प्रदर्शन किया हो। ठीक है, सो यहाँ पे किस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इनोवेशन का, इंटरेस्ट रेट क्या है, ओवरऑल रिवेन्यू, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए पिछले 12 महीने के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए कैनरा बैंक को दिया गया है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। कहां पे, याद रखना ग्लोबल बैंकिंग समिट, जिसका आयोजन कहां पे किया गया है, यूके के अंदर लंदन में इस समिट का आयोजन किया गया। ग्लोबल बैंकिंग समिट का आयोजन कहां पे किया गया, लंदन के अंदर इसका आयोजन किया गया है। उसके अलावा आरबीआई ने 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया है UCBs यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है, सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कैटेगराइज करने के लिए 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया गया आरबीआई के द्वारा। यहां पे आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है किन बैंकों के लिए 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया गया आरबीआई के द्वारा। तो याद रखना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 4 टियर फ्रेमवर्क जारी किया गया है और ये इमीडिएट बेसिस पे लागू भी कर दिया जाएगा। और प्रेजेंटली 2 टियर, ठीक है, सो प्रेजेंटली जो है 2 टियर के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। इतना सा पॉइंट समझना है, याद रखना है कि आरबीआई के द्वारा 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है जारी किया गया है। ठीक है, सो अगली न्यूज पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 को मनाएंगे, पूरा विश्व जो है मनाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ठीक है, सो याद रखना यूएन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। भारत के प्रपोजल पे यूएन ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है उसके रूप में मनाया जाएगा। ठीक है,
उससे पहले यहाँ पे एक मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ठीक है, मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। फर्स्ट थिंग कि ये न्यू दिल्ली, ठीक है, आपसे सीधा पूछे कि मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मिलेट्स को एक्सपोर्ट को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक्सपोर्ट मिलेट के एक्सपोर्ट को किस प्रकार से हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, वन डे का, एक दिन का यह कॉन्क्लेव था जिसका आयोजन कहां पे किया गया, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 का, इसके मनाने से पहले ये एक प्री लॉन्च प्रोग्राम था जहां पे प्रॉपर वे से कैटेगराइज किया गया कि कौन कौन से देश के अंदर संभावनाएं हैं जहां पे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। इसी समय पे, इसी कॉन्क्लेव के समय पे एक ई कैटलॉग भी जारी की गई। तो याद रखना है कि एक ई कैटलॉग भी जारी की गई है जहां पे 30 जो पोटेंशियल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको चिन्हित किया गया। 21 मिलेट प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं उनको भी बेसिकली चिन्हित किया गया। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि मिलेट्स के एक्सपोर्ट को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। और कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं पीयूष गोयल जी, तो इतना पॉइंट याद रखिए। और इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ठीक है, यह किसके द्वारा आयोजित की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। याद रखिए, इसका आयोजन कहां हुआ है, इसका आयोजन दिल्ली के अंदर किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज क्या है, आज यानी 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी किसका इनॉग्रेशन करेंगे, मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे। ठीक है, याद रखना है कि मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया जाएगा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसके फर्स्ट फेज को इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है, पूरा जो हाईवे है वो मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे है जिसमें से शिरडी से नागपुर, ठीक है, शिरडी से नागपुर के बीच का जो हाईवे है, फर्स्ट फेज जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको ओपन किया जाएगा। और याद रखना है कि ये कई सारे पोर्ट्स को, कई सारे जिलों को आपस में जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे है। ठीक है, एक्सप्रेस वे है। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये फास्टेस्ट एक्सप्रेस वे है जहां पे वाहनों की जो गति है, जो स्पीड है वो कितनी होगी, 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास यहाँ वाहनों की स्पीड होगी। लगभग 14 जिलों को आपस में जोड़ने वाला है, कई सारे पोर्ट्स को यह एक्सप्रेसवे आपस में जोड़ेगा। ठीक है, अगली न्यूज है यहाँ पे इसाक हर्जोग जो है पहले इजरायली प्रेसिडेंट होंगे जो सुलह के बाद बेसिकली बहरीन का क्या करेंगे, विजिट की है। ठीक है, इतना सा पॉइंट समझना है, दिस इज द फर्स्ट विजिट बाय एनी इजरायली प्रेसिडेंट टू बहरीन। ठीक है, बहरीन का यह पहले किसी भी इजरायली प्रेसिडेंट की विजिट है जब से यहाँ पे रिलेशंस जो है नॉर्मलाइज हुए हैं, रिश्ते जो हैं मधुर हुए हैं, उसके बाद पहली विजिट है किसी राष्ट्रपति की। ठीक है, उससे पहले नफ्ताली बेनेट जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिनके द्वारा एग्रीमेंट किया गया था, किसके साथ, बहरीन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, इतना सा पॉइंट समझना है, डिफेंस एग्रीमेंट यहाँ पे किया गया था प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली न्यूज जो है वैसेनार एग्रीमेंट से है। ठीक है, भारत ने जो है प्रेसिडेंटशिप एज्यूम की है वैसेनार अरेंजमेंट की। ठीक है, वैसेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष कौन होगा, भारत होगा। और भारत अपनी प्रेसिडेंसी, अपनी अध्यक्षता कब ग्रहण करेगा ऑफिशियली, 1 जनवरी 2023 से भारत जो है फॉर्मली अध्यक्ष बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा वैसेनार अरेंजमेंट का। और ये वैसेनार अरेंजमेंट किससे संबंधित है, देखो ये क्या करता है, ये एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। किसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, कन्वेंशनल वेपन्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए वैसेनार अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, भारत जो है इसका 42वां सदस्य बना था। ठीक है, भारत जो है 42nd मेंबर था। 2017 के अंदर वैसेनार अरेंजमेंट की भारत ने मेंबरशिप ग्रहण की थी और अभी जो है 1 जनवरी 2023 से भारत जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा वैसेनार अरेंजमेंट का। और ये अरेंजमेंट किससे संबंधित है, ये
बेसिकली क्या करता है, व्यापार को, ट्रेड को कंट्रोल करता है। किसके ट्रेड को? कन्वेंशनल वेपन्स के ट्रेड को। और ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका ड्यूअल इस्तेमाल होता है, दोहरा इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम सिविलियन पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं और मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं। सो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए यहां पे वैसेनार अरेंजमेंट है, ठीक है। सो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉपर वे से सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है ये। और किस किस के, याद रखना है ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वेंशनल वेपन और ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका दोहरा इस्तेमाल किया जा सकता है सिविलियन और मिलिट्री पर्पसेस के लिए। अगर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए यहां पे वैसेनार अरेंजमेंट है। वैसेनार अरेंजमेंट 2017 के अंदर भारत ने इसकी मेंबरशिप ग्रहण की थी और अभी 1 जनवरी 2023 से भारत जो है इसका मेंबर बन जाएगा। सो इतनी सी वीकली न्यूज मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अभी के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कल मंडे के दिन अपनी सुबह की जो रेगुलर क्लास होती है, सुबह 8 बजे मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर क्लास में। सो अभी के लिए एंजॉय कीजिए अपने संडे को, बट रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।